माननीय सदस्यगण, अब श्री हरविंदर कल्याण विधायक चेयरपर्सन लोक लेखा समिति 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र, गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा राज्य वित्तों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर तथा वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखों, वित्त लेखों पर वर्ष 2020-21 के लिए लोक लेखा समिति की 81वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, पीएससी की रिपोर्ट पेश करने से पहले आपकी अनुमति से मैं विधानसभा की समितियों की वर्किंग के ऊपर कुछ बातें रखना चाहूँगा। स्पीकर सर, पीएससी चेयरमैन के रूप में मुझे जो काम करने का मौका मिला है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ तथा इस दौरान मेरे जो कुछ अनुभव रहे हैं उनको मैं इस सदन में अपने उन अनुभवों को साझा भी करना चाहूँगा। स्पीकर सर, विधानसभा एक वो महान संस्था है जो सभी जनप्रतिनिधियों से बनती है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही जनता के सेवा के सभी कार्य वो होते हैं। स्पीकर साहब, हम सभी जो इस सदन में उपस्थित हैं एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम यहाँ पर हैं, चाहे सभी सदस्यगण हैं, चाहे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जिनकी जनता के प्रति जिम्मेवारी जवाबदेही है, या प्रशासनिक अधिकारी जिनके माध्यम से सभी कार्यों को अमली जामा पहनाया जाता है और उसकी जिम्मेवारी पूरी उनके ऊपर रहती है। पर आज मैं विधानमंडल का बजट आय व्यय पर नियंत्रण विषय तक ही खुद को सीमित रखूंगा। स्पीकर सर, विधानसभा जहां बजट पास करके सरकार को धन उपलब्ध करवाया जाता है तथा उसे खर्च करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, वहीं इस धन पर जो कि प्रशासन के माध्यम से खर्च किया जाता है, विधानसभा अपनी नजर भी उस पर बनाकर निरंतर रखती है ताकि वो पैसा ठीक तरीके से खर्च हो, उसका कोई दुरुपयोग ना हो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने माल एडमिनिस्ट्रेशन रोकने के लिए विधानमंडलों की शक्तियों का अपने इस कथन में उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभा के मत और प्राधिकार में प्रशासन की शुद्धता को स्थिर रखने की इतनी अधिक शक्ति है कि इसके लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती। स्पीकर सर, विधानसभा के पास बहुत सारे कार्य होते हैं पर समय बहुत कम होता है, इसलिए अधिकतर जो विधायी कार्य हैं वो आपकी निगरानी में, आपके देखरेख में सभी समितियों के माध्यम से ही किए जाते हैं और इन समितियों को मिनी विधानसभा भी कहा जाता है। जहां तक पीएससी की बात है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी है और जनता की गाड़ी कमाई से जो राज्य का कंसोलिडेटेड फंड बनता है उनमें दुरुपयोग के मामलों की जांच की एक व्यवस्था विधायिका द्वारा बनाई गई है। स्पीकर सर, सीएजी जो एक संवैधानिक संस्था है वो डिपार्टमेंट्स की वर्किंग का ऑडिट करती है। इनमें अधिकतर वो पैरा होते हैं जिनमें कोई ना कोई इनकम या एक्सपेंडिचर से संबंधित गंभीर अनियमितताएं दर्शाई जाती है। विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश होने के बाद पीएससी इसकी स्क्रूटनी करती है। स्पीकर साहब, सर, पीएससी के जो उद्देश्य हैं उसमें मुख्य रूप से डिपार्टमेंट्स की वर्किंग में सुधार हो, कमियां दूर हो, विधानमंडल द्वारा अनुमोदित सरकारी कार्यक्रम व नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तथा उन पर खर्च होने वाले सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। इसी के साथ साथ अगर कोई वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती हैं तो पीएससी उसके कारणों की जांच भी सुनिश्चित करवाती है तथा उनकी पुनर्वृत्ति ना हो उसके लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाने की सिफारिश भी करती है। अगर सरकारी धन का दुरुपयोग किसी लापरवाही या किसी गलत मंशा के साथ हुआ है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश करती है। पर स्पीकर सर, थोड़ा अफसोस भी कई बार होता है। मैं खास तौर पर यह बात इस महान सदन में कहना चाहूंगा कि जिस जद्दोजहद से बजट तैयार किया जाता है, उसे पास किया जाता है, खर्चे होते हैं, सीएजी की रिपोर्ट बनती है,
पर जब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया में ये सब प्रोसेस पहुंचता है, जहां पर कमेटी को उस रिपोर्ट का अध्ययन करना होता है, उसको एग्जामिन करना होता है, उन खामियों को देखना होता है, वहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारी ढिलाई, बहुत सारी लापरवाही देखने को मिलती है। स्पीकर सर, ये पूरी प्रक्रिया है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूं, जैसे समुद्र में से पानी बादल के रूप में वो सारी जगह जाकर वो बरसता है, और वही पानी फिर नाले नदियों में से होकर दोबारा समुद्र में आता है। स्पीकर सर, हम यहाँ पर बजट को पास करते हैं, वो धन हम उपलब्ध कराते हैं सरकार को, वो लोगों के ऊपर वो खर्च होता है, लोकहित में वो खर्च होता है, मगर ये प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कमेटी की सिफारिशों के ऊपर कार्य डिपार्टमेंट ना करे। अगर स्पीकर सर मैं आपको आंकड़ा केवल पीएससी का दूं, सिविल और रेवेन्यू रिपोर्ट्स जो कि 31 मार्च 2020 तक की पेंडिंग एटीआरस हैं, वो आंकड़ा 1822 का है। स्पीकर सर, इसमें 1977 की 22वीं रिपोर्ट भी शामिल है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 1977 या इतनी पुरानी रिपोर्ट्स, उनकी आज के दिन में रेलेवेंस क्या है। और डिपार्टमेंट के बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जवाब समय पर नहीं आते, और जो जवाब आते हैं वो बहुत सारे जवाब ऐसे आते हैं जो तर्कसंगत नहीं होते, जो तथ्यों पर आधारित नहीं होते, आधे अधूरे भी होते हैं, बड़े कैजुअल से जवाब स्पीकर सर वो होते हैं। और स्पीकर सर, कमेटीज जो विधानसभा की आंख कान व हाथ माने जाते हैं, मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कहता हूं कि कहीं ना कहीं एक डंपिंग ग्राउंड बन के रह गया है। इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और लोग तो मजाक में इन कमेटियों के बारे में इसके अलग अलग नाम भी देते हैं, जो खुद बोलने में भी शर्म आती है। कोई इसको टीएडीए की कमेटी कहता है, और कोई मजाक में इसको चाय पकौड़े की बैठक भी बोलता है। चाय पकौड़ा या टीएडीए वो हमारा एक काम करने के बाद एक अधिकार हो सकता है स्पीकर सर, पर असली कार्य जिस मकसद के लिए ये बैठकें हैं, अगर वो मकसद पूरा ना हो तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एक संविधान की जो व्यवस्था है, इसके साथ हम कहीं ना कहीं न्याय सदस्य के रूप में हम नहीं कर रहे हैं। स्पीकर सर, 31 मार्च 1993 में पूर्व उपराष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी ने एक बात कही थी। ये बात यहां कहनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लेजिस्लेचर वर्सेस एग्जीक्यूटिव नहीं है। उन्होंने कहा था, these committees would ensure accountability of the government to parliament through more detailed consideration of measures in these committees. The intention is not to weaken or criticize the administration, but to strengthen it by investing it with more meaningful parliamentary support. स्पीकर साहब, आपने ये पद ग्रहण करने के बाद बहुत से विधायक कार्यों में बहुत सी रुचि भी ली है और बहुत सी नई पहल भी आपने की है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी लगातार व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में बहुत से कदम उठाए हैं। इस कारण से हमें ये उम्मीद है कि इस दिशा में भी आप जो कदम उठाएंगे उसमें सफलता भी जरूर मिलेगी, क्योंकि अभी तक आपने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। अगर मैं कुछ कार्यों का जिक्र करूं, जैसे आपने ड्रॉ के माध्यम से प्रश्नों का चयन करना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, उनका आयोजन, कमेटी के अध्यक्षों के साथ आप नियमित बैठकें करते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी सार्थक चर्चा होती है। पेपरलेस विधानसभा की दिशा में आपने जो कदम बढ़ाए हैं, उसके साथ साथ आपने बेस्ट लेजिस्लेचर के अवार्ड, उसको भी आपने इंट्रोड्यूस किया है। स्पीकर सर, आपने पंजाब से विधानसभा में जो हरियाणा का हिस्सा है उसकी एक जोरदार पैरवाई की है, क्योंकि हम जब दूसरी विधानसभाओं में जाते हैं तो बहुत छोटी छोटी स्टेट्स, वहां की विधानसभाओं में इतना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी कमेटीज के बकायदा दफ्तर हैं, उनके हॉल हैं, जहां पर बैठकर वो अपने विधायी कार्यों को अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जिसका अभाव हम हरियाणा की विधानसभा में देखते हैं। तो ये जो आपने पहल की है, ये भी बहुत स्वागत योग्य है। और हाल ही में जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स में व्यवहारिक अमेंडमेंट करने के लिए आपने जो कमेटी का गठन किया है, उसके भी एक अच्छे नतीजे आने वाले समय में आएंगे। मगर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि समितियों को प्रभावी बनाने के लिए आप कुछ कदम जो उठाने जरूरी हैं वो अवश्य उठाएं। और खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि
रिपोर्ट्स केवल पेश नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसे विषय आते हैं जो केवल रिपोर्ट में बंद ना हो, वो चर्चा के सदन के अंदर चर्चा उनके ऊपर हो ताकि उनका हल निकाला जा सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया स्पीकर सर, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र, गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा राज्य वित्तों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर तथा वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखों, वित्त लेखों पर वर्ष 2020-21 के लिए लोक लेखा समिति की 81वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।